गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड्स। कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि उनको कैसे बनाया जाता है, हाउ कॉलॉइडल सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, उसके लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की थी। वहाँ पे हमने देखा था कि चाहे अपन बात करें ब्रेडिंग आर्क मेथड की, चाहे केमिकल मेथड की बात करें, चाहे पेप्टाइजेशन की बात करें, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ कर रहे थे। जैसे पेप्टाइजेशन में आप देख रहे होंगे कि पेप्टाइजेशन एजेंट जो होता है, पेप्टाइजिंग का जो काम करता है, पेप्टिक कारक जिसे हिंदी में कहते हैं, वो एक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है। ब्रेडिंग आर्क में बाहर से स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस हम बाहर से मिलाते हैं, चाहे वो पेप्टाइजिंग एजेंट के लिए मिलाएं, चाहे वो अपन स्टेबलाइजर के लिए मिलाएं, ये क्या करते हैं कि अपना काम तो करते हैं, मगर कुछ मात्रा में इनकी इम्प्योरिटी रह जाती है। इम्प्योरिटी का मतलब कुछ मात्रा में एक कोलाइडी विलेन के अंदर रह जाते हैं। उससे एक रिस्क बनी रहती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज है डीपी के पार्टिकल्स पर, उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कर तो नहीं रहे ऑन द स्पॉट, मगर बाद में ये कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में एज ए इम्प्योरिटी रह जाते हैं। एज ए इम्प्योरिटी क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वहाँ रहे। जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसे अपन क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी कहते हैं। अशुद्धता क्या होती है? जिसकी अपन को जरूरत नहीं है, वही हमारे लिए क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो द कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के स्पेशल मेथड से जो बनाते हो आप लियोफोबिक को, जिनके बारे में आपने पढ़ा है अभी पहले, वो इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर की इम्प्योरिटीज को रखते हैं। दीज इम्प्योरिटीज न्यूट्रलाइज्ड द चार्ज प्रेजेंट ओवर कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज है जिसकी वजह से वो स्टेबल है, उसे ये खत्म कर सकते हैं। और बच्चों, जब कोलाइडल सॉल्यूशन पे पार्टिकल पे जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, तो आप यूं कह सकते हो कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल बॉटम में इकट्ठे होकर के बैठ जाएंगे और वो डीएम ऊपर रहेगा जो कि पानी है, और कोलाइडल पार्टिकल नीचे है। तो ये सॉल्यूशन सस्पेंशन बन गया, निलंबन हो गया ये तो। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज। तो इस इम्प्योरिटीज को हटाना बहुत जरूरी है। और इम्प्योरिटी हटाने का जो ये प्रोसेस है, इसे अपन क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन किस किस मेथड से, किस किस टेक्निक से किया जा सकता है। कोलाइडी विलीनों का शुद्धिकरण किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो प्यूरिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। पहला है आपका डायलाइसिस। जैसे आपने आसपास सोसाइटी में सुना होगा कि कोई जो पेशेंट होते हैं जिनके ब्लड में प्रॉब्लम होती है, किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होता, उनका डायलाइसिस हॉस्पिटल में होता है जाकर के। ठीक है, जिनकी किडनियाँ काम करना बंद कर देती है उनको। ठीक है, तो ठीक उसी पे बेस्ड है ये भी डायलाइसिस। ये है इलेक्ट्रोडायलाइसिस, वैद्युत अपहन। हिंदी में डायलाइसिस को बोलते हैं अपहन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक को पूछा जाता रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, कभी न कभी, कभी इसको पूछ लिया, कभी इसको पूछ लिया, है ना। फिर है तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सूक्ष्म फिल्ट्रण। ये डिफरेंट है इन दोनों से। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन के कितने टेक्निक हो गए आपके पास? टोटल 3। फटाफट से तीनों के नाम एक बार बोल दीजिए। डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटी को क्यों हटाना जरूरी है? क्योंकि वो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किसको? चार्ज को। कौन से चार्ज को? जो डीपी के पार्टिकल पे होता है, उस चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले डायलाइसिस की, यानी कि डायलाइसिस में क्या होता है। ठीक, देखो अपन क्या करते हैं, डायलाइसिस के अंदर एक ऐसा पात्र लेते हैं। मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूं। फर्स्ट, डायलाइसिस यानी कि अपोहन। पहले चित्र बना रहा हूं, फिर आपको समझा दूंगा, मतलब समझा क्या लिखा दूंगा बोर्ड पे। ठीक है, ये एक ऐसा पात्र लिया हमने। इस पात्र के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वाटर का कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है? जैसे मान लो कि यहां से, ठीक है, वाटर इसमें आ रहा है,
ये H2O। और जब इस पात्र में पानी भर जाएगा, अब हम चाहते हैं कि पानी कंटिन्यू बहता रहे, ठीक वैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे टंकी में होती है। आप टंकी में पानी है, नल में से आ रहा है, ठीक है, फिर टंकी में पानी चढ़ रहा है तो कंटिन्यूसली फ्लो बना रहता है, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ एक इस तरह का अरेंजमेंट कर देते हैं कि वहां से वाटर बाहर भी जा रहा है, ताकि इसमें पानी रुकेगा नहीं। जैसे नदी में, नाली में, ठीक है, रोड पे बारिश में पानी बहता रहता है, उस तरह से इसमें पानी का कंटिन्यू फ्लो होता रहना चाहिए, पानी रुके ना, बस ऐसी व्यवस्था आपको करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक पॉलीथीन की तरह एक बैग लेते हैं, इस बैग को नाम दे देते हैं अपन SPM बैग, ठीक है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको चर्म पत्र बैग या थैली, ठीक। इसके अंदर हमने क्या किया, कोलोइडल सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन भर दिया, ये इसका डायग्राम हो गया, डायग्राम का नाम हो गया डायलाइसिस, ठीक। अब इसके बारे में देखो, ये चीज अपन ने यहां पे बना ली। इसका जो थ्योरी है, यानी ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है उसको समझो पहले। पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, पास्ड थ्रू SPM but colloidal solution particles do not passed। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में मेरी वो क्लास अटेंड की थी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की दूसरी या तीसरी क्लास होती है इस चैप्टर के अंदर, स्टार्टिंग में बहुत पहले जब पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब पे है, मतलब अपने चैनल में है, देख लीजिएगा, किसी को अगर जरूरत लगे तो। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि ये जो SPM होते हैं ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके क्या खासियत होती है कि इससे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल आर पार निकल जाते हैं, बट कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल इससे आर पार नहीं निकलते हैं। SPM क्या होती है बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी एक झिल्ली है। जैसे घर में आप देखते होंगे चाय जब छानते हैं आपके घर में, तो चाय छानते तो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर। प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मान लो चाय को आपने फिल्टर किया, तो चाय जो है, जो लिक्विड है, वो सारी की सारी उस छलनी में से आर पार निकल के उसमें से पास होकर लिक्विड पार्टिकल कप में आ जाते हैं, और उस छलनी के अंदर चाय पत्ती के कण रुक जाते हैं। वो कण क्यों रुक गए, क्योंकि उसमें पोर्स जो है छलनी के अंदर वो इतने छोटे हैं कि वो कण आर पार नहीं निकल सकते, यानी चाय पत्ती रुक जाती है और चाय आ जाती है कप के अंदर। ठीक वैसे यहाँ पर क्या होता है, इस SPM से कोलोइडल पार्टिकल तो नहीं निकल सकते क्योंकि वो बड़े होते हैं और इसके पोर्स छोटे होते हैं, बट ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। तो देखो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में है, इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में, ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में। कैसे भैया, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत बारीक बारीक टूटता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो जब आयोनाइज होते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन ही बनाते हैं, कोलोइडल तो बनाते नहीं है। तो वो इम्प्योरिटीज है ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो अब ये बहता हुआ पानी है, इस पानी के अंदर, ठीक है, इस पानी के अंदर जैसे ही पानी का फ्लो है, इसके अंदर आपने SPM बैग को रखा, पानी के वाटर मॉलिक्यूल अंदर गए और पानी के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी बाहर आ गई।
प्लस H2O। कुछ समय के बाद इसके अंदर केवल क्या बचा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये एक तरीका होता है डायलिसिस का, ठीक है। ठीक वैसी बात है, जैसे मान लो एक अपन बचपन में खेलते थे, वैसा एक खेला होगा आपने, सभी को याद होगा। जैसे एक आप ऐसे बारीक सा थोड़ा इसमें पोर्स बड़े हों, वैसा कोई एक जाली ले लीजिए। जैसे आप देखते हो कि कई बार मार्केट में अपन सब्जियां वगैरह लाते हैं तो सब्जियां वगैरह टाँकने के लिए एक जाली होती है जिसमें थोड़े ठीक ठाक बड़े बड़े पोर्स होते हैं, उसको ले लीजिए। उसके अंदर आपने उठा करके रेत डाल ली बहुत सारी, ठीक है। उसको इस तरह से पकड़ लिया पैक करके, और बहते हुए नदी में या जो आपके यहाँ नहर निकले इसके अंदर आपने ले जाके उसको इस तरह से लटका दिया। पानी के साथ सारी मिट्टी जो उसमें से आर पार निकल सकती निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको जो नहीं निकल पाए वो कंकड़ उस थैली के अंदर रह जाएंगे, उस बैग के अंदर रह जाएंगे। ठीक वैसे यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन इस SPM बैग के अंदर रह जाता है और इम्प्योरिटी सारी पानी के साथ बहकर बाहर चली जाती है। तो ये हो गया आपका डायलिसिस यानी अपोहन, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो लिख लिया आपने, थ्योरी क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है। डायग्राम आप फटाफट से बना लीजिए। देन फिर मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख देता हूँ आपके लिए, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम आपसे बन गया होगा। मैं डायग्राम को यहाँ पर इरेज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ थ्योरी लिखवा देता हूं यहाँ पर। देखो पहले आपने यहाँ पे थ्योरी लिख दिया, अब अपन लिखेंगे यहाँ पे मेथड, ठीक है। मेथड में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we take colloidal solution in a SPM bag and placed it into the container as per diagram। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है वैसे अपन इसको रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है दूसरा पॉइंट, इन कंटेनर water is continuously flowing, ठीक है। वाटर लगातार फ्लो हो रहा है इसमें। the impurities particles passed through SPM with water, and after some time only pure colloidal solution remains in SPM bag. This is called डायलिसिस। ये होगी कहानी खत्म डायलिसिस की, ठीक है बेटा। अब दूसरा जो है एक तरह का, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं इरेज करूंगा। दूसरा जो है इलेक्ट्रोडायलिसिस
वो इसी का भाई है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड है, बहुत इजी है बेटा, इलेक्ट्रो डायलिसिस। वैद्युत अपोहन। देखो बहुत सामान्य सी बात है, होता क्या बेटा कि जो काम नेचुरली 2 घंटे में हो रहा है वो 2 मिनट में हो जाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, आजकल जो मॉडर्न जमाना है उसमें मशीनरी का यूज करते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं। पहले यहाँ से जोधपुर पैदल पैदल जाने में मान लो आपको 3 दिन लगते होंगे, आजकल आप 3 घंटे में पहुंच जाते हो। अगर फ्लाइट चालू हो जाए तो 10 मिनट में 15 मिनट में पहुंच जाए। तो ये फास्ट करने के लिए कुछ टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो जो डायलिसिस होता है नेचुरली, जैसे डायलिसिस अभी आपने पढ़ा है, उसमें इम्प्योरिटीज धीरे धीरे वाटर के साथ बाहर जा रही है। जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो आपका 1 मिनट में हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। हमें आइडिया आया कि यार जो इम्प्योरिटीज है वो किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वहां पर कैटायन है और एनायन है, तो हम क्यों ना इसमें एक तरफ एनोड लगा दें इस कंटेनर के अंदर और एक तरफ कैथोड लगा दें। क्या करना है, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। अब आपको पता है कि कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर कौन आ जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा, यानी कि आपका एनायन आ जाएगा। कैथोड नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन यानी कि आपका कैटायन आ जाएगा, और ये काम बहुत रैपिडली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ आपके लिए, और जब भी एग्जाम में आए इलेक्ट्रोडायलिसिस तो आपको डायग्राम बनाना है बाकायदा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एनोड लगा दिया, ये हमने कैथोड लगा दिया। ठीक है, वही आपका एसपीएम बैग रखा हुआ है। डायग्राम का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रो डायलिसिस। ठीक है, वही वाटर की इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था है। सेम डायग्राम में बस 2 इलेक्ट्रोड आपने नए लगा दिए और कुछ नहीं है। ये H2O प्लस इम्प्योरिटी तो जाहिर ही है, पर इसको फास्ट करना चाहते हैं अपन। ठीक है, यहां से वाटर आ रहा है, H2O आ रहा है। ठीक है, ये डायग्राम वही है आपका। होगा क्या, एनोड है। अब देखो यहां पर क्या है, कैटायन है, प्लस एनायन है माइनस। प्लस कहां जाएगा, यहां पर इस तरफ, माइनस किधर जाएगा, इधर, और ये फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, जल्दी से ये एसपीएम से बाहर आ जाएंगे। तो ये कैथोड और एनोड की वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे, द डायलिसिस is slow method, so to make it fast we used 2 electrodes in और इस पात्र का नाम होता है डायलाइजर। ठीक है, इन डायलाइजर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद द करंट इज
passed through electrodes and electrolytic impurities moves towards electrodes ठीक है, moves towards electrodes. The dialysis process becomes rapidly. This is called electrodialysis. इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, वैद्युत अपवन कहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसके अंदर होता है डायलिसिस का सेम प्रोसेस, बट इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस तेज हो जाए, बस और कुछ भी नहीं है, वो डायलिसिस। तीसरा बचता हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, जो कि खास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए 2 मेथड काफी हैं। थैंक यू सो मच, बना रहिए आप तब तक ऑनलाइन क्लासेस में।